सबसे बड़े ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को 245 में से 267 सीटें मिल सकती हैं। यूपी को सपा को फायदा हो सकता है। सपा को 125 से 148 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में सपा को 68 से 101 सीटों पर फायदा मुमकिन है। यूपी में बसपा की बात करें तो बसपा को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं और यूपी में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो हुआ उसके नतीजे आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को 245 में या 267 इस बीच में सीटें मिल सकती हैं, इसका इम्कान जाहिर किया गया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी को 68 से 101 सीटों पर फायदा मिलना मुमकिन है। वहीं बसपा का अगर स्टेटस आपको बताएं ओपिनियन पोल में, बसपा को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यूपी में 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जी मीडिया के साथ और उसमें सामने आया कि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि जी मीडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और इसमें तमाम पार्टियों का क्या रोल है, तमाम पार्टियां किन सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, ये आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 125 से 148 सीटें मिल सकती हैं, सपा को फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर बसपा की बात करें तो 5 से 9 सीटें बसपा को मिल सकती हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। ये रिजल्ट सामने आए ओपिनियन पोल में, जी मीडिया के जरिए जो ओपिनियन पोल किया गया था उसमें। आपको बता दें कि जी मीडिया के ओपिनियन पोल की बात यूपी सरकार के वजीर ममलिकत गुलाब देवी ने बयान देकर कहा कि ओपिनियन पोल में साबित हो गया है कि प्रदेश में बड़ी अक्सरियत से बीजेपी की सरकार बनेगी। कि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार आ रही है और वो इसलिए आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री पहली पसंद है लोगों की, लेकिन पहली पसंद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो इस प्रकार के कार्य किए हैं जिससे जनता राहत महसूस कर रही है। तो ओपिनियन पोल के नतीजे के बाद मुसलसल तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान के बयान भी सुन रहे हैं और बीजेपी को जमीनी सतह पर बेहद मजबूत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जी मीडिया ओपिनियन पोल को लेकर अलग अलग पार्टी की अपनी अपनी राय है। सपा लीडर और साबिक कैबिनेट वजीर अरविंद सिंह गोप ने कहा कि ओपिनियन पोल में सपा की सबकत को कंजूसी के साथ दिखाया गया, लेकिन गरीब, किसान और बेरोजगार अवाम ने जो सर्वे किया है उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा कभी झटका नहीं खाई है, झटका इस बार बीजेपी को लगने जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार की विदाई एकदम तय है। यूपी के कई जिलों में इनका खाता नहीं खुलेगा। मगरब में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का वजीर आला बनाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। झटका समाजवादी पार्टी ने कभी खाई न कभी खाएगी। जनता ने जो अपना सर्वे किया है, गरीब किसान ने जो अपना सर्वे किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी विदा हो चुकी है और समाजवादी पार्टी का आना तय हो गया है। इसके अलावा जारी हो सकती है उत्तराखंड बीजेपी की पहली लिस्ट। मरकजी पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह की जगह पर टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है कारगुजार सदर की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड में भी जो तैयारियां हैं सियासी पार्टियों की वो मुसलसल जारी हैं और आज मरकजी इलेक्शन कमेटी से गौर खौस करने के बाद जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे उसके हिसाब से आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी की पहली लिस्ट मरकजी पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट का ऐलान कर सकता है। त्रिवेंद्र सिंह की जगह पर टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है कारगुजार सदर की जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह यादव ने जिम्मेदारी लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि
इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पर अब टिकट को लेकर गौर चल रहा है बीजेपी के अंदर कि किसको टिकट दिया जाए। और ये भी साथ ही साथ इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह को कारगुजार सदर की जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। इस पर मुसलसल मंथन चल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर ही अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में उत्तराखंड टिकट तकसीम को लेकर चर्चा की जाएगी। 21 जनवरी को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में लगेगा इस पर हतमी मुहर। दिल्ली में कई दिनों से चल रहा है टिकट बंटवारे पर मंथन। तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की जानिब से भी टिकट तकसीम को लेकर मुसलसल गौर खौज चल रहा है और 21 जनवरी को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में हतमी मुहर लग सकती है। दिल्ली में कई दिनों से टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है और अब इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि 21 जनवरी को लिस्ट जारी की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग में उत्तराखंड टिकट तकसीम को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 21 जनवरी को इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि पहली लिस्ट आ सकती है। तवील अरसे से इस पर बहस चल रही है। दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई और टिकट बंटवारे पर ही चर्चा की गई इस दौरान। और बीजेपी से निकाले गए साबिक काबीना वजीर हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत 6 साल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी को बेकरार है। लेकिन फिलहाल उनकी दाल इस बार कांग्रेस में गलती हुई नहीं दिख रही। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत मुसलसल कांग्रेस के राब्ते में है, लेकिन हरीश रावत की वजह से उनकी ज्वाइनिंग पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ सका है। आपको बता दें कि हरीश रावत नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में दोबारा एंट्री हो। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस में उनके शामिल होने या फिर पार्टी में शामिल होने ऐसा फैसला पार्टी का है। लेकिन हरक सिंह रावत ने जुर्म किया था। उन्होंने न सिर्फ मेरी सरकार गिराई थी बल्कि उत्तराखंड में तरक्याती कामों को भी रोक दिया था। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। यूपी असेंबली में डिप्टी चेयरमैन नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। साथ ही यूपी असेंबली के डिप्टी चेयरमैन ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। हरदोई सदर सीट से एमएलए हैं नितिन अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल। बीजेपी के हिमायत से असेंबली के डिप्टी चेयरमैन बने थे नितिन अग्रवाल। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बता दें कि यूपी असेंबली के डिप्टी चेयरमैन हैं नितिन अग्रवाल। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और क्योंकि मैंने इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी की सदस्यता से, मॉरल ग्राउंड पे मैंने अपने विधानसभा सदस्य के रूप में भी और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल मुसलसल जारी है और इस बीच यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जराये के हवाले से यह खबर है कि अखिलेश संभल के गुन्नौर से लड़ सकते हैं इंतखाब। शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ सकते हैं इंतखाब। जराये के हवाले से यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। आजमगढ़ से एमपी हैं अखिलेश यादव इस वक्त और उन्होंने ऐलान किया था कि वो पहली बार असेंबली इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन सीट के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कौन सी सीट से वो लड़ेंगे। लेकिन अब जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव संभल के गुन्नौर से लड़ सकते हैं इंतखाब। इसके अलावा शिवपाल यादव के भी जसवंत नगर से लड़ सकते हैं इंतखाब। इस बात के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव इंतखाब नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ से एमपी हैं अखिलेश यादव और असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे इस बार। और जराये के हवाले से खबर है कि वो संभल के गुन्नौर से इंतखाब लड़ सकते हैं। वहीं निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद का दावा, तय सीटों से हम 3 से 4 सीटें ज्यादा जीतेंगे। निषाद पार्टी का दावा है कि जो बीजेपी छोड़ गए उनके बारे में सब जानते हैं। अखिलेश को इत्तेहाद करना नहीं आता। 2017 में सपा कांग्रेस का इत्तेहाद फेल हुआ था, तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा उन लोगों पर जो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी छोड़कर गए हैं उनके बारे में सब जानते हैं। और अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद करना नहीं आता अखिलेश यादव को। 2017 में सपा और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ था, लेकिन वो फेल साबित हुआ था। उन्होंने दावा किया कि निषाद पार्टी की 3 से 4 सीटों से भी ज्यादा पर जीत हासिल करेगी निषाद पार्टी।
निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद का यह आम दावा आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। मुसलसल तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से बयानबाजी की जा रही है और उसके अलग अलग रुख, अलग अलग पहलू भी सामने आ रहे हैं। और अब बात करें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कौमी सदर मौलाना तौकीर रजा के बारे में। मौलाना तौकीर रजा ने इलेक्शन में कांग्रेस को हिमायत देने के बाद कहा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनसे वादा किया है कि जब इख्तिदार में आएगी तो दंगा जांच कमीशन की तश्कील दी जाएगी, जिसमें प्रदेश में हुए दंगों पर गैर जानिबदाराना जांच कराई जाएगी। अभी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मिल्लत काउंसिल जो है उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब हमारे संग मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट किया है और किस तरह से वो इस पूरे कांग्रेस को किस चुनाव से पहले उन्होंने मौका किया है। तो उनसे हम बात करेंगे। मौलाना साहब हमारे संग मौजूद है, हम इनसे बातें। मौलाना साहब, कांग्रेस को आपने सपोर्ट किया, क्या सोच रही है आपकी? हमारी सोच तो अपने देश और अपने प्रदेश के हित में हमेशा रही है और कांग्रेस से राब्ता करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी तक गलत रास्ते पे चल रहा था। आज की जो कांग्रेस है और पहले की जो कांग्रेस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस कांग्रेस से मुसलमान नाराज हुआ था, हम लोग नाराज थे, उनसे लड़ाई लड़ा करते थे, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं आरएसएस के चंगुल में फंसी हुई थी। साजिशें रच के आरएसएस वाले हर जगह घुस जाते हैं, तो कांग्रेस में भी घुसे हुए थे और बाकायदा पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते थे। ये तो मौलाना साहब थे जिनका ये कहना है कि उन्होंने जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो वो सही में चौंकाने वाले होंगे। अजय कश्यप, जी मीडिया। और अब बढ़ते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर की ओर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम को खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में साल भर से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारियों की ओर से की गई पहल की शुरुआत की जाएगी। इनमें 30 से ज्यादा मुहिम और 15,000 से ज्यादा प्रोग्राम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की शुरुआत देश की आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू कर दिया था। देश की आजादी का ये प्रोग्राम 2023 तक चलेगा। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम को खिताब करेंगे। इस दौरान वो साल भर से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारियों की ओर से शुरू की गई पहलों की शुरुआत करेंगे। इनमें 30 से ज्यादा मुहिम और 15,000 से ज्यादा प्रोग्राम शामिल हैं और ये 2023 तक चलेंगे। और अब बढ़ते हैं राजस्थान से सामने आई खबर की ओर। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक पुलिस एहलकार पिछले 5 साल से कौमी हाईवेज पर घूमने वाले जानवरों को रेडियल बेल्ट लगाकर रात में होने वाले सड़क हादसात को रोकने में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में सरहदी जिला बाड़मेर में 516 सड़क हादसे हुए। वहीं 2021 में 634 सड़क हादसे हुए, जिनमें 388 लोगों की मौत हुई और 684 लोग जख्मी हो गए। इन सड़क हादसों में ज्यादातर सड़क हादसे कौमी शाहरा पर आवारा मवेशियों के अचानक सामने आ जाने या सड़क पर झुंड के तौर पर बैठने से हुए। इन हादसों की रोकथाम के लिए बाड़मेर पुलिस के हेड कांस्टेबल नेम सिंह गुज़िश्ता 5 बरस से एक मुहिम में जुटे हुए हैं। नेम सिंह जहां भी जाते हैं वहां अपने साथ रेडियम बेल्ट रखते हैं। जहां भी उन्हें आवारा मवेशी सड़कों पर नजर आते हैं वो उन्हें रेडियम बेल्ट पहना देते हैं। नेम सिंह के मुताबिक आवारा मवेशी रात में झुंड बनाकर सड़कों पर बैठ जाते हैं और हादसों की वजह बन जाते हैं। ऐसे में इन रेडियम बेल्ट की वजह से ड्राइवर्स को दूर से ही इनके बैठे होने की जानकारी मिल जाती है, जिससे हादसों को टाला जा सकता है। दरअसल हाईवे पर जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें अधिकांश दुर्घटनाएं सड़क पर बैठे हुए पशुओं को अंधेरे में देख नहीं पाने की वजह से होती है। इसलिए मैंने सोचा गायों के सींगों पे रेडियम, गले में जो रेडियम के पट्टे आते हैं ये लगा के छोड़ देते हैं। एक समूह के अंदर अगर 2-4 गायों के भी अगर रेडियम की ये पट्टी और गले में पट्टा डाल देंगे
उनमें से एक आधा अगर इंडिकेटर दिख जाएगा तो दुर्घटनाएं बच सकती है। जाती खर्च पर 2000 से ज्यादा मवेशियों के रेडियम बेल्ट लगा चुके हैं और इनकी ये मुहिम मुसलसल जारी है। बाड़मेर एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर नरपत सिंह के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर की हिदायत के बाद हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए मवेशियों को रेडियम प्लेट और बेल्ट लगवाई जा रही है। हेड कांस्टेबल नीम सिंह की पहल भी काबिले तारीफ है, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। साल 2020 में सड़क हादसों में 388 लोगों की मौत हुई, जबकि 684 लोग जख्मी हो गए हैं। और हमारा जो कांस्टेबल है उसने भी एक मुहिम चलाई कि आवारा गोवंशियों के गले में रात के टाइम रिफ्लेक्टर वाला वो स्ट्रिप बांध देते हैं, जिससे अंधेरे में दूर से वाहन को नजर आ जाता कि सड़क पे कोई मवेशी है। तो तेज स्पीड से जो गाड़ियाँ रात के समय चलती है उसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उस पर रोकथाम मिलेगी। आवारा मवेशियों से लोगों को बचाने की नीम सिंह की ये कोशिश काबिले तारीफ है। किसी एक शख्स की कोशिश जब रंग लाती है तो मुहिम बन जाती है। भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, जी मीडिया, बाड़मेर। कोरोना काल में जहां बच्चे घरों में कैद होकर रह गए, वहीं बच्चों को जिस्मानी मेहनत का मौका नहीं मिल रहा है। अहले खाना इसको लेकर फिक्रमंद है। लोग पेडल वाले गो कार्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन वो भी नहीं मिल रहे। इसी कमी को दूर करने के लिए एक इंजीनियर वालिद ने खुद ही मॉडल डिजाइन कर अपने बच्चे के लिए गो कार्ट बना डाली। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रही गो कार्ट एक पेडल गो कार्ट है, जिस पर एक छोटा बच्चा अपने वालिद के साथ बैठा है। दरअसल इस गो कार्ट को बिजली महकमे में AEN के ओहदे पर फायज इंजीनियर कुश प्रताप सिंह ने बनाया है। जब इनके बड़े बेटे का यौम पैदाइश था, तब उन्हें ख्याल आया कि बच्चे के लिए कुछ क्रिएटिव बनाया जाए, लेकिन जब ऑनलाइन कुछ नहीं मिला तो खुद ही बनाने की ठान ली। ये गो कार्ट का आइडिया मेरा क्या, बच्चों से शुरू से ही कुछ क्रिएटिव करने का मन रहता है। तो जब मेरे बड़े बेटे ईश्वर प्रताप सिंह का पहला बर्थडे था, तो उस टाइम मेरे मन में आया कि इसको अपन कोई गो कार्ट बनाते हैं। तो गो कार्ट का ये रहा कि गो कार्ट इलेक्ट्रिक वाली या तो इलेक्ट्रिक वाली अपन परचेज करें, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली में एक ड्रॉबैक ये था कि बच्चे में क्या कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पाता था। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए इलेक्ट्रिक गो कार्ट बनाया जाए जिसमें पैडल से चलती हो। वैसे पैडल वाली गो कार्ट बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए जरूरी अशिया भी आसानी से फराहम नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुश प्रताप सिंह बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव करने की जुगत से जुड़े रहे। दिल्ली और मध्य प्रदेश के नीमच से सामान जुटाकर अपने बनाए हुए डिजाइन की बुनियाद पर 35,000 खर्च कर ये गो कार्ट तैयार किया। इंजीनियर कुश प्रताप सिंह का मानना है कि कोरोना बहरान में जब बच्चे कोई जिस्मानी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में पेडल वाली गो कार्ट उनकी जिस्मानी मेहनत का अच्छा जरिया है। इसे उनके दोनों बेटे, जिसमें बड़े की उम्र 7 साल और छोटा 5 साल का है, अपने वालिद को इस पर बिठाकर आसानी से चला लेते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब लोअर बजट में हो जाए, लेकिन ठीक है, पर इसके लिए सामान अरेंज करने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जो मेरे को एक सामान इसका जो ट्यूब टायर और रिम सेट था वो दिल्ली से परचेज करना पड़ा, चांदनी चौक से। बाकी सामान मैंने लोकल चित्तौड़ से परचेज किया। अब इसका मकसद यही है कि कोविड काल में बच्चों की जो फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, उसको फिजिकल मूवमेंट करने के हिसाब से ये पैडल से बच्चे इसको चलाएं और अपने फिजिकली एक्टिव रहें, जिससे कि कोविड काल में बच्चों का एक मन लगा रहे। यही वजह है कि हिंदुस्तान को इजादात का मुल्क कहा जाता है, जहां लोग जरूरत महसूस होने पर खुद ही इस तरह की कोशिश करते हैं, और इसी का नमूना है ये पेडल गो कार्ट। दीपक व्यास की रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क भर में सर्दी कहर बरपा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक शुमाली हिंदुस्तान में होने वाली बर्फबारी का कहर तकरीबन मुल्क की हर रियासत में देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कापरेन में सर्द लहर और कड़ाके की ठंड अब मवेशियों और परिंदों के लिए बेहद खतरनाक होती जा रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उन मवेशी, उन परिंदों का क्या जो अपनी जुबान से ना तो अपना दर्द बयां कर सकते हैं और ना ही अपनी परेशानी का इजहार कर सकते हैं। हाल ही में कापरेन में बालापुरा गांव में एक सरकारी स्कूल के करीब ही तकरीबन 16-17 चिड़िया महलूक हालात में पड़ी हुई थी।
मकामी जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सुबह स्कूल की तरफ घूमने आए तो स्कूल भवन और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक चिड़िया महलूक हालत में मिली। महकमा जंगलात को इत्तला दी गई, जिसके बाद महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।